डाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कल होने वाली ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद ऑपोजिशन का एक नया इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वजूद में आ गया। कल जितनी भी कहानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की हुई सब आपके सामने रही। पहले एक 26 निकाती करारदाद जिसकी लैंग्वेज काफी सख्त रही, मुतालबात किए गए। मुतालबात किससे किए गए? कुछ तो गवर्नमेंट से थे और कुछ अननोन थे कि बगैर नाम लिए मुतालबात किए गए। वो मुतालबात किससे थे? और जो 26 निकाती करारदाद जो कि सिर्फ एक रेजोल्यूशन थी पेपर पे, उसका वाज़े तौर पे तासुर गया कि वो उस बार को सेट करने के लिए, मीट करने के लिए सामने लाई गई है जो नवाज शरीफ की तकरीर या आसिफ अली जरदारी की तकरीर या मौलाना फजलुर रहमान की वो तकरीर जो कि एपीसी के अंदर से ही नशर ना हो सकी, उस बार को मीट करने के लिए थी। बट असल पॉइंट था जो 7-8 पॉइंटर एलामिया या एक्शन प्लान, उसमें सिर्फ अपोजिशन जलसे जुलूस, रैलियों, लॉन्ग मार्च तक महदूद रही। अपोजिशन के पास बज़ाहिर नवंबर तक का वक्त नजर आता है क्योंकि उसके बाद शुरू हो जाएगी तैयारी सेनेट के इंतखाबात की, जिसमें करीन कयास है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट में भी गलबा रहे। तो अगर सेनेट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गलबा रहता है, जिसके बाद 2.5-3 साल बच जाते हैं, जिसमें आखिरी 1.5 साल तो अगले इलेक्शन की तैयारी का, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब 2023 तक पक्के पक्के वजीर आजम हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या ये जो एक बज़ाहिर सा या एक होम्योपैथिक सा एक्शन प्लान अपोजिशन ने दिया है, अक्टूबर में जलसे, दिसंबर में मजीद जलसे, जनवरी में जलसों से बढ़ के मजीद लॉन्ग मार्च, क्या इससे वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है? और आज सवेरे से खबर आना शुरू हो गई कि गुज़श्ता हफ्ते पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात हुई आर्मी चीफ और डीजी ISI के साथ, जिसमें फौज ने वाज़े तौर पे पार्लिमानी रहनुमाओं को कहा कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। कुछ मजीद भी बयानात आए। तो ये जो एक हफ्ता पहले मुलाकात हुई है, इसकी तफसीलात ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन नशर करने या जारी करने में क्या मंतक है या क्या इसके पीछे एक सोच है, लॉजिक है, और सबसे बढ़ के ये कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को खतरा है? कल की अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है? तो तमाम एनालिटिकल पोस्टमार्टम करेंगे। मेरे पास आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ARY पे अपना प्रोग्राम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं, जियो न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। और सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न पे अपना प्रोग्राम करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी साहब, कल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा है? देखिए जो मियाँ साहब की तकरीर है, जो कंटेंट था ना इस एपीसी का, इसे तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। ठीक, ये हमारे मसाइल हैं पाकिस्तान के जो 73 साल से कभी खुलकर, कभी थोड़ा छुप के, कभी बिल्कुल सामने आके हमारे सामने हर साल, हर इलेक्शन में या हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमारे सामने आते हैं। सो इसलिए मुझे तो खुशी इस बात की है कि कम से कम एक मरतबा फिर, मल्टीपल टाइम्स पहले भी हो चुका, लेकिन एक मरतबा फिर इन चीज़ों की दोबारा निशानदेही और इतना खुल के निशानदेही की गई। लेकिन चूंकि सवाल अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में है, देखिए मैं आज किसी बात कर रहा था नून लीग में, वो तो क्लियर है कि हम जनवरी में इस्तीफे दे देंगे। जनवरी में इस्तीफे दे देंगे? वो उन्होंने कहा जी मोस्ट लाइकली, हम तो कन्विंस्ड हैं। नहीं, तो जनवरी में देने की क्या तुक है? अब देने से क्या प्रॉब्लम? माहौल बनाएंगे 2 महीने का जिसमें रैलीज होंगी। जाहिर है ऑपोजिशन सारी ऑन बोर्ड नहीं है इस पे। पीपल्स पार्टी का इस वक्त ये ख्याल है कि अगर हम सिंध हुकूमत छोड़ देंगे, फर्ज करें हुकूमत नहीं गिरती, सिंध में ज़ाहिर इलेक्शन अगर ज़मीनी इलेक्शन करा देते हैं तो सिंध की गवर्नमेंट उनके हाथ से निकल जाएगी। ये वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो पीपल्स पार्टी खोना नहीं चाहती। सो ये जरूर हो सकता है कि लेकिन अगर आप कलेक्टिव इस्तीफे देते हैं सिंध असेंबली से भी, यहाँ पर कौमी असेंबली से भी, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना? नहीं, मसला तो फिर भी है। देखें 2 सूरतें हैं, या तो सिस्टम बिल्कुल रुक जाएगा और इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाए,
یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ گورنمنٹ کہ جی ہم ضمنی الیکشن کراتے ہیں کہ آپ لڑنا چاہتے ہیں لڑیں نہیں لڑیں جلد سے کریں اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کیا گورنمنٹ الیکشن کی طرف جائے گی یا ضمنی الیکشن کرا دے گی 45 دن میں ضمنی الیکشن ہو جائے گا. تو جنوری میں کیا تبدیل ہو جائے گا؟ جنوری کچھ میں نہیں, میرا خیال ہے یہ پہلے ٹیمپو بنانا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا مومنٹم بنا کے ٹیسٹ دی واٹرز, پہلا ٹیسٹ واٹر. ابھی دیکھیں کل کی تقریروں کے بعد ابھی تو رد عمل آج آنا شروع ہوا ہے, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. تو ابھی تو رد عمل بھی دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں ہم بہت میں جیسے کہا بڑی کھل کے یہ تقریریں ہوئی ہیں, لیکن ابھی بھی سارے پریشان. مجھ سے پیپلز پارٹی والوں نے پوچھا میاں صاحب نے کیا ایک ہی ہو گیا ایکچولی شہباز شریف صاحب کے جو تاثرات تھے وہ بھی یہی تھے کہ ایک ہی ہو گیا. وہ تو الحمدللہ ایک ہی ہو گیا ہے ہی تھے. آپ نے زرداری صاحب کی سپیچ سنی ہوگی گورنمنٹ گرانے کے اوپر کیلکولیٹڈ. وہ تو میاں صاحب کی سپیچ کے بعد اب لگتا ہے یہ دیکھیں سارے دیکھیں گے رد عمل کیا آتا ہے کہ کس طرف معاملہ جائے. میں خیال ہے پالیٹکس میں جلد بازی نہیں کرتے. ابھی آج تو شروع ہوا ہے, ایک ایک کر کے کمیٹی بنے گی, وہ اپنا طریقہ کار بنائے گی, استعفے کب دینے ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ماحول آپٹیمسٹک ہے اپوزیشن کے لیے کہیں نہ کہیں؟ مجھے مشکل لگتا ہے, مشکل ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دیکھیں آپ کو یاد ہوئے گا, میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. جی مشرف صاحب کے الیکشن کے وقت تمام اپوزیشن نے فیصلہ کیا اسمبلی سے استعفے دینے, اور وقت رہ گیا تھا کوئی 2 ہفتے کا یا 1 ہفتے کا. سارے استعفے دے کے باہر آگے نہیں آئی تو پیپلز پارٹی استعفے دے کے باہر نہیں آئی. سو یہ پالیٹکس ہے, اس کے اندر کچھ بھی فائنل نہیں ہے. ذرا حوصلہ کریں گے, دیکھیں گے کون کیا کرتا ہے. سلیم صافی صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کل کی آپ نے کافی ٹویٹس بھی کیے جس پہ آپ کافی برہم بھی نظر آئے اس ساری صورتحال سے, بٹ واٹس یور ٹیک آج تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, خاص طور پہ جو ایک خبر جاری ہوئی ہے پچھلے ہفتے کی ملاقات برہمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ملک کی جو اس وقت ابتر حالت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت جعلی ہے, دوسری طرف اپوزیشن جعلی ہے. اور یہ ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی کوئی ادا حکومت والی نہیں ہے, اور پچھلے 2 سالوں میں اپوزیشن کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں رہی. حکومت وہ حرکتیں کرتی رہی یا ان کا وہ لہجہ رہا جو عموماً اپوزیشن والوں کا ہوتا ہے, اور اپوزیشن والوں کا خصوصاً ان 2 بڑی پارٹیوں کا وہ لہجہ اور وہ رویہ رہا جو تابعداری کا کہ جو شاید حکومت کا بھی نہیں تھا. تو اس لیے ملک کی حالت یہاں تک آ پہنچی. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک لحاظ سے کہ اگر یہ جینون اپوزیشن بن جائے, ابھی بھی مثلا یہ مولانا محمود خان اچکزئی اور نواز شریف, یہ لوگ ابھی نواز شریف نہیں, نواز شریف ابھی جینون اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. یہ 2 سالوں سے ان لوگوں کی یہ منت ترلا کرتے رہے, پہلے اسمبلی میں نہ جانے کا, باقی ادھر. اب اگر آپ دیکھیں جس طرح کاشف نے کہا کہ زرداری صاحب نے تو لاڈلا بننے کی کوشش عمران خان صاحب سے بھی زیادہ کی. بیفور الیکشن آپ دیکھیں سینٹ کے انتخابات میں انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد کیا کیا, اس کے بعد کیا کرتے رہے. اور آج بھی ان کی سب سے بڑی کمزوری سندھ کی حکومت ہے. دوسری طرف مسلم لیگ نون کا اب ایک ہفتہ ایک بیانیہ, دوسرے ہفتہ دوسرا بیانیہ, ایک گروپ ایک کچھ کرتا رہا, دوسرا گروپ دوسری کچھ کرتا رہا. گزشتہ ہفتے کا بیانیہ سامنے آ گیا نا, گزشتہ ہفتے ایک ملاقات ہوئی اور اس ہفتے آل پارٹیز کانفرنس میں جو بیانیہ وہ ملاقات اس ملاقات کو ہم اتنا نہیں, اصل ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ دوسری, وہ جو خواجہ آصف صاحب اور اس طرح کے لوگ چوری چھپے وہ کرتے ہیں. میرا نہیں خیال. اچھا, یہ میرا خیال اصل ملاقاتیں اس سے بھی اوپر لیول پہ ہوتی. ہاں ٹھیک ہے. یہ تو اس روز گلگت بلتستان کے ایشو پہ ان کو بلایا گیا تھا اور اس نے دوسری نہیں ایکچولی سیاسی ہوئی. اچھا, بعد میں چونکہ بات سیاست کی طرف نکلی ہے, میں جو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ حقیقت میں اپوزیشن بن جائے, جو ابھی تک میرا یقین نہیں ہے, جو ان کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے, تو یہ بڑا خطرناک الائنس بن سکتے. دیکھیں اس میں اب مذہبی ایلیمنٹ مولانا فضل الرحمان کی صورت میں ہوگا, اس میں بلوچ قوم پرست ہوگا, اس میں پختون قوم پرست ہوگا. ان لوگوں کے پاس سٹریٹ پاور ہے, ان کے پاس ورکر ہے, اور ان کو اوپر اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی چھتری ہو تو اس طرح کا الائنس شاید کبھی تاریخ میں بنی ہو. لیکن تو یہ کل تھا نا, یہ سارا الائنس کل تھا تو صحیح, آل پارٹیز ابھی تو تماشا تھا. یہی اسی قسم کا ایک الائنس دھرنے کے دوران بھی تھا. ہاں نہیں, اور وہ تو الائنس نہیں تھا نا, وہ تو صرف مولانا فضل الرحمان صاحب فرد واحد کے طور پر سامنے. دیکھیں وہ دھرنا حکومت کو گرانے کے لیے تھا,
उस धरने के बाद क्या हुआ? मियां नहीं, साहब बाहर, देखिए, मरियम बीबी दो तीन जाती पर, हाँ। तब्दीलियां आई है उस हवाले से। एक तो ये कि अब बाकायदा एक अलायंस बन गया जिसका नाम PDM। होगा। अच्छा, दूसरा उसकी तंजीम भी बन गया, लेकिन उसको फिर लीड जिस कौन तरह कर रहा है वो नहीं पता। कई चीजें कल मौलाना और अब चकजई साहब, नवाबजादा नसरुल्लाह टाइप लोग नहीं रहे। अच्छा, कल वरना मौलाना ये एक अच्छे क्या बिलावल neutral भुट्टो face- नवाबजादा नसरुल्लाह No, हो no, no, but सकते एक हैं? न्यूट्रल कल फेस भी जिसमें बहुत कोई सारी पार्टी चीजें- डोमिनेट नहीं कर रही। कल भी बहुत सारी चीजें पीपल्स पार्टी ने अमर आप समझते हैं मजबूरी, इमरान खान की हुकूमत को खतरा नहीं है इस ऑपोजिशन से? इमरान खान की हुकूमत को सिर्फ और अपने आप से खतरा होता है। इसका- ये लोग इस opposition से खतरा देखें, ये लोग अपोजिशन बनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने, नैब ने और इनके सरपरस्तों ने धक्के दे देकर ये थोड़ा बहुत उनको अपोजिशन बना दिया है। तो मुझे सिर्फ ये है कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का इरादा नहीं लगता, लेकिन इंशाअल्लाह ये हुकूमत खुद उसको किसी न किसी दिन जेन्युइन अपोजिशन बना देगी। अवैस तौहीद साहब, कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ की तकरीर और आज एक हफ्ता पहले होने वाली एक मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई कि जी फौज को सियासत से दूर रखें, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल थे। अगर शहबाज शरीफ उस मुलाकात में शामिल थे, दैट मीन्स कि उस मुलाकात के बाद शहबाज साहब ने नवाज साहब को ब्रीफ तो किया होगा ना कि पाइन एगल हुई सी, इस तरह से हुई सी, एगल की थी सी। उसके बावजूद नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इतना सख्त बयानियां लेना, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारी जो सियासत है उसको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की छतरी की ज़रूरत वो अपनी महसूस करते हैं। अवाम के ज़रिए आगे पॉलिटिक्स की तहरीक नहीं चलाना चाहते, और जितनी हमारी माजी में बड़ी तहरीकें चली हैं उसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल रहा है। ये तो एक तल्ख हकीकत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लीजिए या नून लीग को देख लीजिए, आप माजी करीब में देख लीजिए, इनका जो किरदार है उससे आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, मुझे भी तकरीर बहुत अच्छी लगी, और सिविल मिलिट्री जो इम्बैलेंस है या जो सिविल सुप्रीमेसी की बात होती है, एक डेमोक्रेटिक कल्चर की बात होती है, बिल्कुल होना चाहिए। और कल काफ़ी तल्ख हकीकतें नवाज शरीफ साहब की तकरीर में थी, लेकिन यू हैव टू बैक इट अप विथ योर एक्ट्स। मसलन देख लीजिए, मेमो गेट में देख लीजिए, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के अंदर जो आप गुजरांवाला के अंदर खुर्रम दस्तगीर साहब के घर पे जो किससे इनकी गारंटी पे बात हुई थी, खुद ये काशिफ अब्बासी साहब असमा जो है वो प्रोग्राम ट्रांसमिशन कर रहे थे, मदर कर रहे थे, इफ यू रिकॉल इट। हाँ, तो अब मैं उस वक्त एयरवाई को हेड कर रहा था, और हमने फिर ट्रांसमिशन को बढ़ाया हुआ था, पूरी रात रखा हुआ था। किस तरीके से इन्होंने वहाँ पे बात की, किस तरीके से मेमो गेट के ऊपर काला कोट पहन कर आए, किस तरीके से पाकिस्तान। यही तो देखिए, point नहीं, है, मैं यही- कुछ और यही कहना point चाह है, मैं इसी point को थोड़ा सा आगे बढ़ा। मैं अगर आपको देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर ये कल ये कहते कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमारी पार्टीज के अंदर ये काली भेड़ें थी, इन्होंने वोट कहीं और दिए, हमने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। पीपल्स पार्टी कहती कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो टॉपल की है नून लीग की, उसमें हमारी गलती थी, ये कहते ना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो फिर बहुत सारे लोग जो इनकी तकरीर से समझते हैं कि हाँ इसके अंदर बहुत कुछ हकीकत है या बहुत कुछ तल्ख हकीकतें इसमें समोई हुई हैं, तो वो इस पर यकीन करते हैं। मैं समझता हूँ, यही मेरा पॉइंट था एग्जैक्टली कि जब आप एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ा लगाते हैं कि जी वो सियासत में मुलव्विस होती है, तो फिर वो सियासतदान, क्योंकि दिस इज द हाफ ऑफ द स्टोरी, दिस इज द हाफ ऑफ द स्टोरी कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मुलव्विस रही, तो फिर वो सियासतदान जो एस्टैब्लिशमेंट के आस्थाने पे रहते रहे, दैट इज द अदर हाफ ऑफ द हम स्टोरी। देखिए, जनरल जिलानी पे भी नहीं जा रहे हम, ज़ियाउल्लाह साहब की, मैं तो माजिया करीब की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो अभी ये 3 साल पहले टॉपल हुई थी, Exactly. और उसमें जरदारी साहब ने तो बहुत ही बैज ऑफ ऑनर लिया था, उसके बाद बिलावल भुट्टो भी बैक कर रहे थे। बात यह है, जो देखें, चाहे वो रावलपिंडी साजिश एक्ट हो, चाहे वो IGI की फॉर्मेशन हो, चाहे वो मिडनाइट जैकल का जो बीबी के खिलाफ एक फेल्ड जो अटेम्प्ट थी वो हो, आप तो सबका हिस्सा रहे ना कहीं ना कहीं। रही हैं। जनरल अयूब, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल याहिया, जो नाम ले, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ रही है, ये तो तलख है। लेकिन आपके एक्ट क्या रहे हैं? आपने ही तो जनरल मुशर्रफ को छड़ी देके, सलूट देके आपने भेजा, और आपने ही उन्हें जाने दिया, तो अब आप किस बात पे करें? तो मैं समझता हूं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन अगर ये कहते कि हमसे ये गलतियां हुई हैं और हम समझते हैं कि आगे मुस्तकबिल में हम यही तो था एक मिसाक जमहूरियत था 2006 वाला, जिसमें बैठ के डिसाइड किया कि जी हमने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए,
गलत इस्तेमाल हुए। रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना था उसके मुताबिक। अब बना रहे हैं ना उस ट्रुथ, वक्त- अब बना रहे हैं ट्रुथ कमीशन। अब एक नया मिसाल की सुने, जरूरत हो रहा है ना। COD में मौजूद है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, जो 16 साल पहले साइन हुआ था। देखिए मसला यह क्या है, हम फिर कह रहे हैं हमें ये तकरीरें बड़ी पसंद आई। एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी इज प्रेज फॉर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, जो चीजें पॉइंट आउट हुए, सब अग्री करते हैं। पर प्रॉब्लम मुझे कहाँ है, मुझे ये नहीं पता कि ये नीयत क्या है इसके पीछे। क्या नीयत सिर्फ एक हुकूमत गिराने की है कि ये गिरा लें? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये कल परसों पीपल्स पार्टी की मीटिंग में गुफ्तगू, बार्गेनिंग पावर बढ़ाने या अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा दें, कर ले, कुछ कर ले, लोग आप यकीन कैसे करेंगे? ये बात हुई कि अगर इमरान खान गिर गया तो इमरान तो खत्म है, फिर 5 साल बाद हम पंजाब में कुछ कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की सोच बता रहा हूँ। मीटिंग में भी 2-4 दिन पहले पीपल्स पार्टी की मीटिंग में सारी बहस हुई। 2006 मई में COD हुआ और 2007 के मार्च में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बेनजीर भुट्टो साहिबा अमेरिका के साथ डील करने के बाद कॉन्डोलीजा राइस अपनी किताब में लिखती है कि मैंने ब्रोकर की डील, और वो मुशर्रफ साहब से मिलने चली गई अबू धाबी। मैं उस वक्त लंदन में था, APDM बनी थी उस वक्त, ये PDM बनी, उस वक्त APDM बनी थी। और मैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली APC हुई लंदन में, मैं उस वक्त लंदन में मौजूद। जब गया जिस जगह इजलास होना था पीपल्स पार्टी का, एजवे रोड के ऊपर, पूछा क्या हुआ, वो बीबी की तबीयत खराब है। किसी माई के लाल को पता नहीं था कि वो मुशर्रफ से मुलाकात करने गई हुई है। ये है पाकिस्तान की सियासत। वहां जाके बैठ के डील हुई किस बात पे? हमारे केसेस माफ कर दें, NRO जिसको हम कहते हैं, NRO लिया और वापस आए और फिर चले। अनफॉर्चुनेटली जो हुआ बीबी के साथ, बीबी को शहीद कर यही दिया। वो रीजन है, फिर यही वो मैं एक रीजन एक है। करके चलते, बड़ी तफसीली दास्तान है ये। देखिए पिछले 10-12 साल में आपको जगह जगह ये खुद बताएंगे Yes, कि repeat हम होगा। नहीं बिलीव करते इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट हम आपको लिख के दे रहे हैं। बलोचिस्तान गवर्नमेंट गिराई, संजरानी को जिस वक्त चेयरमैन सेनेट बनाया गया उस वक्त नारे क्या लग रहे थे असेंबली में? Yes. एक जरदारी सब पे भारी, जिंदा है भुट्टो जिंदा है। अब आप कहते हैं कि जनाब ये तो एजेंट है एस्टैब्लिशमेंट। रजा रब्बानी साहब को नहीं जाने दिया, मतलब वो तो काफी मियां साहब ने कहा रजा रब्बानी को बना दो, आप हमें नहीं अनअपोज, एतराज, हम जो नहीं पहले खड़े भी रहा करते। है। इन्होंने कहा नहीं, रजा रब्बानी को नहीं बनाना, संजरानी बनेगा चेयरमैन सेनेट। किस किस जगह किस किस के साथ डील नहीं की है, कौन नहीं खड़ा हुआ किसके साथ? ये अजीब बात है। देखिए मुझे प्रॉब्लम किस बात से होगी कि अगर सिर्फ मकसद ये है कि अब हम ऑपोजिशन, देखिए ये 2 साल पहले ही सुनते थे मियां साहब की तकरीरें, बिलावल साहब की तकरीरें, और वो सबसे जुलूसों में यही होता था। हुकूमतों 2018 को वक्त पूरा नहीं करने देते, प्राइम मिनिस्टर को टांगे घर भेज खींचते देते। हैं, प्राइम मिनिस्टर की टांगे आज खींचते मैं किसी हैं। से पूछ रहा पीपल्स पार्टी वाले से, मैंने कहा जी आपका मसला क्या हुकूमत गिराने का? मसला परफॉर्मेंस है या धांधली है? क्योंकि अगर मसला धांधली था तो इलेक्शन में जब असेंबली बन गई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन गया, तो जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों ने खड़े होकर कमिट किया फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप अपने 5 साल पूरे करें। 5 साल पूरे करने दें। हाँ, उस वक्त धांधली नहीं थी, उस वक्त ये सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं था, आज ये सिलेक्टेड वजीर आजम है। यानी प्रिंसिपल की बुनियाद पर तो मुझे ये सब कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर अच्छा है कि मकसद इस वक्त सेनेट के इंतखाबात है, अगर ये है, या मकसद ये है, मैं आपको फिर एक और बात कहने लगा। आखिरी दफा जब धरना मौलाना साहब ये कराए बेचारे इस्तेमाल हो गए इनके हाथों, तो मियां साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, ये याद रखिए। इसके आगे क्या होगा मैंने। सलीम साफी साहब, एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आके आपका जवाब लेते हैं। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट क्विक ब्रेक। बड़ी जबरदस्त डिबेट यहाँ पे चल रही है। सलीम साफी साहब, अवैस तौहीद साहब, काशिफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सलीम साफी साहब, एक तो आपने बात सुन ली काशिफ अब्बासी साहब के, अवैस तौहीद साहब की, आप उस पर कुछ कमेंट करना चाहते, बट माय पॉइंट, माय क्वेश्चन वुड बी कि जो एक हफ्ता पहले मुलाकात हुई है उसकी खबर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सामने आना, क्या मकसद हो सकता है? देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं कि सियासतदानों को मरनदा शौक भी बहुत है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि शहर के लोग भी जालिम हैं। ये सिर्फ हम इसके लिए सियासतदानों को ब्लेम भी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि आपने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चलना होता है। मज़रनम सियासत, इस वक्त मैं आइडियल सहाफ़त नहीं कर सकता अपनी ज़मीर और रूह के मुताबिक, या जो हमें आदत पड़ी है, हमें से कोई भी नहीं कर सकता शायद, लेकिन मैं कोई और काम भी तो नहीं कर सकता ना। मुझे तो अपने सर्वाइवल, तो इस तरह सियासतदान भी एक ये होता है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए भी फिर रास्ते ढूंढते हैं और वो करते हैं। हाँ, अभी जो कुछ हुआ है, ये मैं इस्तीफ़ों पे जोर क्यों दे रहा हूँ? इस्तीफ़ों पे इसलिए कि जब तक ये लोग इस्तीफ़े नहीं देते तो ये मॉरली इमरान खान की सफ में खड़े हैं। जिस तरह इमरान खान पिछली असम्बली को गालियां भी देता था, सिविल नाफरमानी के ऐलानात भी करता था, तो उस वक्त भी हमारा यही था कि यार अगर आप सीरियस है तो लोगों को तकलीफ देने की बजाय केपी की हुकूमत ख़त्म कर दें।
اور اسمبلیوں سے انہوں نے بھی وہی کیا, پھر جا کے سر جھکا کے اسی اسمبلی میں جا ٹھیک کے ہے، بیٹھ لیکن گئے. میرا تو جو سوال- کاشف نے بات کی میرا نا, سوال اسپیسیفکلی ایک اس منٹ, خبر کے جو حوالے کاشف سے نے ہے بات کی, کہ اس کا اس نہیں. خبر کے سامنے آنے کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اچھا, دوسرا یہ ہوا ہے کہ پاسٹ میں کہ کئی مرتبہ نواز شریف نے یہ انقلابی بیانیہ اپنا لیا ہے, کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جی پھر پراسرار خاموشی, بالکل ٹھیک. ٹویٹ بھی خاموش ہو جاتا ہے, مریم صاحبہ بھی خاموش ہو جاتی ہے. اور یہ پچھلے سالوں میں تو جو کچھ ہوا وہ صرف شہباز شریف کی نہیں تھی. مثلا پارلیمنٹ میں ایکسٹینشن پہ ووٹ کا وہ نواز شریف کا وہ تھا جو خواجہ آصف کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ Yes. کمیونیکیٹ کر دیا. بالکل. تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کی یہ ہسٹری جو ابھی انہوں نے بیان کی کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یا بعد میں, تو اب ورکر کو, عوام کو اور میڈیا کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ سیریس ہیں اور آپ پیچھے پھر نہیں ہٹیں گے, تو میرے خیال میں اس کا تو ایک تو اخلاقیات کا تقاضا بھی کہ جس اسمبلی کو آپ جعلی کہتے ہیں اس میں بیٹھے کیوں ہیں, اس کے ایک صوبے کی حکومت, تو مورلی آپ کو ہائی گراؤنڈ پہ آنے کے لیے بھی وہ ضروری ہے. اور دوسرا نہیں, لیکن مقصد کیا ہے کل کی آل پارٹیز کانفرنس کا؟ مقصد کیا ہے؟ صرف سینٹ کے انتخابات میں عمران خان کے غلبے کو روکنا؟ مقصد صرف یہ نہیں ہے. مقصد دیکھیں اس وقت اس ملک میں ہر بندہ, ہر ادارہ, ہر انسٹیٹیوشن اپنی اپنی بقا اور سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی مقابلہ کر کے, کوئی جھک کے, کوئی اس کے. اب یہ جو 3-4 جماعتیں ہیں انہوں نے تو پہلے دن سے اس کا فیصلہ کیا تھا, جو مولانا صاحب اور محمود خان چکزئی اور باقی لوگ, ان دونوں نے تابعداری کے ذریعے جان بچانے کی وہ کوشش کی. اب تابعداری کی آخری حدوں تک گئے بھی, زرداری صاحب بھی گئے, شہباز شریف بھی گئے, اس کے بعد بھی نیب کے ذریعے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جاتا. ان کو اندر بھی کیا جا رہا ہے, ان کے گرد گھیرا بھی تنگ کیا جا رہا ہے, باقی سب کچھ بھی کیا جا رہا ہے. تو وہ اکثر وہ ہمارے ایک لطیفہ بٹ دس از ناٹ دا لاسٹ ریسورٹ نا, اس میں بھی آپ کو گارنٹی تو کوئی نہیں ہے, اس میں بھی ابھی گارنٹی تو کوئی نہیں. لیکن ابھی دیکھیں صرف کل نواز شریف کا کیا تھا, نواز شریف کا میں سمپل ہمارے نواز شریف, You were surprised. ہاں, نواز شریف Why were you surprised? ہارڈ ہٹنگ کیونکہ یہ وہی چیزیں تھی جو کہ 2018 کی الیکشن کیمپین میں بھی جلد سے جلوسوں میں یہی باتیں ہوتی ان تھی. کو کہا گیا ہوگا یہ ٹی وی پہ نہیں چلنی, جو دل کرتا بول دیں, اور انہوں نے جو دل کرتا. اتنی ہارڈ ہٹنگ جس طرح مولانا کو سرگوشی ہوئی کہ جی اب یہ سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے, مولانا کی تقریر کیوں نہیں چلنے دی گئی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر سے؟ لیکن غریدہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, مولانا کے ساتھ تو مولانا کو ایک چھتری کی ضرورت ہے. مولانا کی جو آئسولیشن ہے نا, یعنی کہ پارلیمنٹری آئسولیشن, وہ انہیں ختم کرنی ہے. ایک ذاتی پرخاش بھی ہے, دونوں طرف سے جاتی ہوئی ہوگی تحریک انصاف اور جی اے آئی کی. جو صدرن پارٹ ہے خیبر پختونخوا, صافی صاحب جانتے ہیں, وہاں پر ہی رہ گئی یہ جے جو آئی ایک الیکٹرول پروسیس کے اندر. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک بڑی چھتری ضرورت ہے, وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی. ادروائز انہوں نے اکیلے تو بہت کوششیں کر لی. لیکن جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں غریدہ, وہ یہ کہ تحریکیں جو ہیں وہ کشتیاں جلا کر چلتی ہیں, اور تحریکیں جو ہیں عوام کے زور پہ چلتی ہیں. بالکل ٹھیک. تحریکیں آپ کسی کی چھتری کی تلاش کو میں وہ نہیں ویٹ نہیں ہوتے, کیا جاتا کہ چاہے جی وہ ہم نون دیکھیں گے لیگ ہو, اکتوبر, چاہے وہ نومبر, شریف دسمبر. خاندان ہو, چاہے وہ زرداری ہو. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عوام کے ذریعے آگے تحریک چلانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے اندر بیسک جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے الیکٹرل ڈیموکریسی کو تو ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن ڈیموکریٹک کلچر جو ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکے, اور اسی وجہ سے ہم اس شخصی سیاست کا شکار ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ بی بی کا بیٹا وہ ہو سکتا ہے بہت قابل ہوگا, آئی لائک ہز اسٹیٹمنٹس, جو لبرل پروگریسو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, لیکن جو مریم ہیں, اب مریم میں ایک چیز ایڈ کر دوں, قابل ہے تو پروف کر کے لیڈر بنے نا, لیڈر بن کے قابلیت میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں لبرل پروگریسو اسٹیٹمنٹ بی بی کی ایک ہم نے تو خود دیکھی ذاتی طور پہ نا, ایک ان کی ذوالفقار علی بھٹو کا نام صرف نہیں تھا, ان کی ایک اپنی ایک اسٹرگل تھی, ان کی اور نصرت بھٹو صاحبہ کی. بات یہ ہے کہ مریم کی اسٹرگل کیا ہے, کلثوم نواز صاحبہ کی اسٹرگل ہم نے دیکھی ہے جب ان کے ساتھیوں نے چھوڑا ہے, اور جب مشرف کا ہوا ہے اور وہ اکیلی آتی تھی, 7 لوگ نہیں ہوتے تھے, نیال ہاشمی ہوتا تھا, ایک وکیل ہوتا تھا, یقین کیجیے. لیکن مریم کی اسٹرگل بھی تو 2017 سے ہی شروع ہوئی. 2017 سے یہ کیسے ہو سکتے ہیں 6 مہینے. دیکھیں غریبہ, میں دیکھیں ان میں کرزما ہے, ان کے فالوورز کے لیے ووٹ بینک ان کا ہے, اور مریم کی طرف ہی لوگ دیکھتے ہوں گے, نون لیگ کے چاہنے والے. لیکن جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹرگل کا ایک الیکٹرول اسٹرگل کا ہوتا ہے نا, الیکٹرول اسٹرگل آپ میدان میں کر رہے ہوتے نا,
اب یہ تھوڑی ہے کہ 6 مہینے ٹویٹر پہ خاموشی کی اور 6 مہینے پھر آپ ایکٹیو ہو گئے، پھر 8 مہینے خاموشی کی، پھر 2 مہینے. یہ اسٹرگل کون سی؟ یہ میرے اسٹرگل تو سوال کا ایک جواب امپریشن. کیا میرے سوال کا جواب نہ صافی صاحب نے دیا ہے، نہ آپ مجھے اویس بتا توحید دیں، صاحب نے بتا دیا. دیں. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ کل آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کاشف عباسی صاحب آج خبر جاری ہونا ملاقات کی، اس کا مقصد کیا ہے اور کیا آل پارٹیز کانفرنس کے امپیکٹ پہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ اس سے ایک عوام کو جو تاثر ہے، جو ہم بریک میں بات کر رہے تھے آپ کے بریک میں، ہم کاشف اور صافی صاحب، عوام کو تاثر یہ جاتا ہے کہ بھائی ابھی آپ آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا لتاڑ رہے ہیں اور ابھی آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ پی ایم ہاؤس کے اندر پی ایم ہاؤس کے اندر نواز شریف صاحب ہوتے تھے اور چودھری نثار صاحب اور شہباز شریف صاحب پل کا کردار ادا کرتے تھے پنڈی اور اسلام آباد میں. نون فیکٹ نا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جس رات کو ملاقات ہوئی تو صبح میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ رات کو کہ شام کے وقت اسمبلی میں ادھر وہ ہوئی اور پھر رات کو ادھر ڈانٹ پڑی. پھر اے پی سی سے پہلے شیخ رشید صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بلاول اور ان سے ملاقات ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ایک جگہ پہ ہوئی تھی. 2 چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے کہ ملاقات میں اتنے پولیٹیکل لیڈر ہو، پیپلز پارٹی کا بھی ڈیلیگیشن تھا، باقی پارٹیوں کا بھی ڈیلیگیشن تھا، مولانا کے بیٹے اکیلے تھے اور سراج الحق صاحب غالباً اکیلے تھے. تو پھر جس میں شیخ رشید ہو، شاہ محمود قریشی ہو اور اس طرح کے لوگ ہو، تو وہ کہاں؟ تو ایک تو وہ باتیں پھیل گئی باہر اور اس سے یہ امپریشن آگے آنے لگا کہ جی وہ کوئی شاید سیاست پہ بات ہوئی ہو. دوسرا کل لیکن اس ملاقات میں کچھ غلط تو نہیں ہے. میری ملاقات میری گزارش سنیں نا، اس کا ایجنڈا تھا ملاقات، وہ خالصتاً گلگت بلتستان کے ایشو پہ تھا، اس کو بلایا گیا تھا. دوسرا کل جو یہ اعلامیہ آ گیا اس میں ظاہری بات ہے کہ پالیٹکس میں ان کے رول اور اس کا ذکر تھا، اس لیے آج شیخ رشید اور باقی وزراء کے ذریعے وہ خبر باقاعدہ اس کو شکل دے کے انالیسس کر سکتا ہوں. مجھے خبر اس کا یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کیوں آج کی گئی ہے. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کل جتنی سخت باتیں کی گئی تو شاید یہ بتانے کی کوشش ہے کہ سر ہم آپ سے بھی انگیج کرتے ہیں. مجھے جو سمجھ آ رہا ہے اس سے کہ جو جتنی پاور کے ساتھ سارے وزراء آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے یا آپ ہم سے انگیج کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا آپ دونوں ہمارے باتیں پاس آتے ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آج آپ بیٹھ کے ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں، آپ پچھلے ہفتے تو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے. پروبیبلی یہ لیکن دونوں میسج باتیں مختلف ہیں نا. جو فوج کا سیاست میں کردار، جو کہ قرارداد میں باتیں یا نواز شریف کی تقریر میں باتیں، وہ سیپریٹ ہیں. اور یہاں پر اگر گلگت بلتستان یا گلگت بلتستان کو صوبہ بننا چاہیے یا نہیں، یہ تو وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. تو آپ یہ ملاقات کرنے وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ یہ باتیں پریس کانفرنس میں بڑی اچھی باتیں ہیں. ہم نہیں ملاقات کریں گے، کیوں گئے وہاں پہ بات کرنے؟ کہتے یہ کہنا چاہیے تھا اگر آپ کا یہ پرنسپل پوزیشن ہے، کیا یار آپ کون ہے اس پہ بات کرنے؟ لیکن گلگت بلتستان ایک ایسی سیکریٹری ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز میں جس کے کشمیر کے ساتھ لنک ہے، اصولی جس کا طور ایک پر کیا ہونا سیکیورٹی چاہیے، ایشو ہے، اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے، اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے اور ماضی میں بھی کیا ہوتا رہا. مثلا جو وہ خراب حکومتوں میں بھی پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی بھی، کہ جب اس طرح کے ایشوز آتے تھے، مثلا اے پی ایس کا ہو گیا یا باقی جگہوں پہ، تو پرائم منسٹر حکومت اپوزیشن کو بھی بلا لیتے تھے اور ملٹری لیڈرشپ بھی ہو جاتی تھی، وہ اس کا بھی ہوتا تھا. اب چونکہ نہ عمران ملاقات میں بھی پرائم منسٹر گئے تھے نا، اب چونکہ نہ پرائم منسٹر نہیں تھے، نہیں ملاقات میں پرائم منسٹر جو خبر آئی ہے اب چونکہ پرائم منسٹر بالکل ملاقات کے آخری حصے میں پرائم منسٹر اب چونکہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں خبر یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں ملاقات کے پرائم آخری منسٹر حصے نہیں میں تھے، پرائم منسٹر نہیں تھے، پرائم منسٹر انفارمڈ تھے لیکن پرائم منسٹر نہیں تھے. اب مصیبت یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر کی وہ حیثیت نہیں ہے، وہ جگہ انہوں نے کہ وہ اس طرح کے کوآرڈینیٹ کر لے. تو اب نیشنل سیکیورٹی یا فارن پالیسی کے معاملے پہ تو پھر یہی ہوگا نا کہ وہ ملاقات کہ براہ راست آپ نے، کیونکہ وہ تو بھی اس قوم کے اور اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور گلگت بلتستان کا ایشو کوئی معمولی ایشو نہیں ہے اس وقت. اس کی وہ والی جو چیز ہے ایشو بھی ہے، نیشنل سیکورٹی کا بھی ایشو ہے. سلیم بھائی، وین یو سے اسٹیک ہولڈرز ہیں تو اسٹیک ہولڈر کو ڈیفائن بھی کر لیں. جو اسٹیک ہولڈر کی ڈیفینیشن میں نے کل اے پی سی میں سنی ہے وہ یہ ہے کہ جو سرحدی دفاع ہے وہ آپ کی ذمہ داری.
नहीं देखिए आइडियल तो वो देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप भी अगर ये उनको रोल दे रहे हैं या एडमिट कर रहे हैं इस रोल को कि कश्मीर के अंदर क्या होगा, गिलगित बल्तिस्तान के सूबे बनने में क्या होगा, और आपको पता है इसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी जिसमें ये फैसला होना था कि इसको सूबा बनाया जाए। ऑपोजिशन ने कहा ये क्रेडिट हम सिटिंग वफाकी हुकूमत को नहीं देंगे, इस वजह से उन्होंने बॉयकॉट किया, इस वजह से ये सारी मीटिंग उधर बुलाई गई। पता नहीं बैकग्राउंड ये, इसका बैकग्राउंड यही है। नहीं कुछ मुझे ऐसे भी बैकग्राउंड का कि शायद वो हम टीवी पे बयान नहीं कर सकते, लेकिन देखें मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आइडियल सूरत हाल में तो हम नहीं रह रहे हैं ना, वो वरना तो बात constitution एपीसी में आइडियल तो की कर रही शायद है। उसका- मेरा तो हाँ, मसला ये है, APC आप एपीसी में आइडियल बिल्कुल, बात मैं- करते हैं, प्रैक्टिस के अंदर आप ग्राउंड वो रियलिटी तनकीद तो हम सब ने मिल के की ना, वो तनकीद तो हम सब ने मिल के की ना, लेकिन देखें हम भी इसमें हम भी आप जो बात कर रहे हैं रियलिटी कुछ और है और हम भी इसमें एक साइड को करते हैं। मसलन अभी मुशर्रफ के अवैध नारों का हमने तो जिक्र ऐसा किया कुछ ना, बोलने दें। हम उसके लिए बेनजीर को तो ब्लेम कर रहे हैं, अवैध तो लेकिन ऐसा- मुशर्रफ अवैध को तो नहीं ऐसा- कर रहे। मुशर्रफ- क्यों करें नहीं, मुशर्रफ को? एक नहीं, सेकंड। हाँ। देखिए मुशर्रफ जो काम कर रहा है वो गैर आईनी है। हाँ वो उसको तो बिल्कुल acknowledge गैर इसलिए आईनी है, कर उसको रहे हैं। तो- वो तो धौंस धांधली डंडा लेकर आके उसने देखिए, हुकूमत बना अवैध तो दी है। ऐसा- देखिए, मैं- अवैध तो ऐसा- डेमोक्रेट का काम तो अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलना है। देखिए उसके principles के मैं मुताबिक चलना देखिए तो फॉर नहीं। एग्जांपल अवैध आई कुछ- टेल यू अवैध देखिए कुछ point out करना चाह रहे हैं। आई टेल यू देखिए मेरे स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैं एमआरडी के अंदर भी मैं आई यूज्ड टू राइट स्ट्रीट प्लेज स्कूल डेज में और कॉलेज डेज में। मुशर्रफ के जमाने में हमने गिरफ्तारी दी जब मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी हो रही थी, तो ये तो हम जाहिर बात है कि जो हम ये सोशल डेमोक्रेट्स ना डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं ना कि हम तो जब भी तो पार्लियामेंट को हम कहते हैं कि यार इनके पार्लियामेंट के अंदर जो मुंतखब हो रहे हैं वो अकाउंटेबल होने चाहिए अवाम के। तो इन आइडियल्स की पासदारी इन पार्लियामेंटेरियंस को करनी चाहिए। हम इन्हीं को जवाबदेह कर सकते हैं ना, और उन डिक्टेटर्स को जिन्होंने यहाँ पे रूल किया उनको हम कंडेम कर सकते हैं, और उन एक्ट्स को और इंटरवेंशंस को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपनी तहरीरों में या अपने बयान के अंदर या जो भी But हमारी is PMLN ready for that? Is Pakistan People's Party ready for that? Are the other political parties, small or large, are they ready for that? In principle and in letter? सोशल डेमोक्रेट मैं बताऊं आपको, मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके अंदर पाकिस्तान की फौज के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ सिक्योरिटी के मामलात पे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, Cooperation and collaboration जरूरी है। कंसल्टेशन बिल्कुल होनी चलिए, चाहिए। consultation, ये cooperation and मेरा collaboration पर्सनल व्यू कर है लें। जो हो सकता है बहुत मैं सारे एग्री लोगों का करती हूँ व्यू इस ना हो। पॉइंट ऑफ व्यू से कम से कम मैं एग्री करती हूँ, बट जो काशिफ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन अ यूरोपियन वर्ल्ड जो कि कल क्रिएट करने की कोशिश की गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आइडियल की देखें, आइडियल की मैं एक मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ गरीदा, सुने गरीदा, मैं आइडियल्स की बात करें ना, सुने इन्होंने क्या किया डॉन लीग्स पे हमने तो हम सब ने अपने अपने बयान के अंदर, काशिफ भी यहाँ पे बैठे, ये भी बैठे, हम भी बैठे, कहते भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्या इसके अंदर क्या कोई आप क्या चीजें ढूंढ रहे हैं सारी से। तो इट वाज नवाज शरीफ ना जिन्होंने तारिक फातमी को बरतरफ किया या इस्तीफा लिया। काशिफ भी अपने प्रोग्राम में कह रहे थे आप परवेज रशीद को परवेज रशीद को आपने किया, तो आपने ये एक्ट्स किए ना, तो आज आप ये कह रहे हैं कि नॉन लीग जो है बोगस चार्जशीट, कल नवाज तो शरीफ मैं ने कह कहा रहा ना हूँ कि मजबूर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर्स को, और आप पैरेलल पावर गवर्नमेंट में हो उसमें तो इस्तीफा देते ना, तो हम भी सपोर्ट करते ना। आज आपके पास ये कुर्सी पे बैठी प्रोग्राम कर, जब प्रोग्राम कर रही है तो आप कहती हैं कि अब मैं मजबूर हूँ, प्रोग्राम से उठती हैं तो आप नारे मारने शुरू कर दें असूल के। देखें जिस जगह नहीं, बैठे देखें आज आप मेरे साथ एनालिस्ट की सीट पे बैठे हैं, यहाँ पर आप बहुत सी बातें कर सकते हैं जो आप अपने प्रोग्राम में होस्ट की सीट पे मतलब एक मिसाल वाली बात, एक मिसाल दे रहा हूं, नहीं कर रहे वो, एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल आज आपके पास नहीं, मैं भी एक मिसाल दे रही हूँ ना, आज आपके पास एक इख्तियार है अगर एक एनालिस्ट जो की कि सीट पे जब बैठ आप के उस जो जगह बात खड़ी होंगी वो इख्तियार आपके पास नहीं होगा। जब आपके पास इख्तियार नहीं होता तब तो आप उसूल की बात करते हैं, जिस वक्त आपके पास इख्तियार होता है वहां पर आप कहते हैं सर्वाइवल की बात करते हैं कि जी इस टाइम किसी तरह निकल जाए, जो कि मुझे समझ में आती है ये बात। मैं देखिए ये मैं नहीं कह रहा कि मैं क्वांट्रियल बात नहीं कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड की जो अवैस ने भी बात की कि अगर कई दफा इन सिक्योरिटी इश्यूज पे आपको एंगेज करना पड़ेगा क्योंकि तारीखी तौर पे एंगेजमेंट होती है। दुनिया में क्या होता है, उनसे इनपुट ली जाती है, यहाँ पर उनसे फैसले सुने जाते हैं और फैसला वो करते हैं, फैसला पॉलिटिकल डोमेन में नहीं होता। ये मतलब अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारी ज्यादती है, एक डिनाई कर रहे हैं फैक्ट को। सो दिस इज द जेलसी ऑफ द एक्सेस, एक्सिस इफ यू मीन एक्स प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ये आपके कोई मैंने कोई आपके
मैं तो फौरन मेरा दिमाग तो कहाँ चला गया एक्सिस That's why I wanted to clarify. वो वाला पता नहीं क्या हाँ ना, मैं वो तो जो 9/11 के बाद जो नॉर्थ कोरिया ईरान को जो दिया आप तो एक सेकंड मैं- आप पता नहीं किस तरफ चले गए, मैं मैं तो कहाँ एक्स चला का गया? मेरे दिमाग में था कि मतलब आप काशिफ एकदम से चुप कर गए कि कौन से एक्सेस। मैं कहा ये काशिफ मेरे ने- दिमाग में तो मैं एक्सिस का एक ही पर्सनल मुद्दा है। एक्सिस, मैं पर्सनल एक्सिस नहीं पॉलिटिकल एक्सिस के, इस इज जेलसी ऑफ द एक्सिस। It is power देखिए struggle, थोड़ा सा power struggle इसमें होगा। हमें जो है ना, अब अगर सीरियसली हम इसका करें तो ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है वो हम जैसे आम मजदूरों या उन जैसी नहीं होती। पिछले दिनों मैं एक ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था तो मैंने कहा यार अफसोस की बात यह है कि कोई जज कैरेक्टर शो कर देता है तो अदलिया के अंदर से उसके खिलाफ हो जाती है, जर्नलिस्टों में कोई कैरेक्टर शो कर देता है तो मीडिया ही के लोग उनके खिलाफ पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा इस पे क्या करें, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की, उसने कहा नहीं यार बहुत सारी जगहों पे जुडिशरी ने भी और आप लोगों के मीडिया वालों ने भी और दीगर इदारों ने भी लोगों ने करेज दिखाया, लेकिन उसने कहा कि ये बुनियादी गलती अपोजिशन की है क्योंकि लीडरशिप अल्टीमेटली सब तबकात को वो सियासी क़यादत ने ही देनी होती है। अगर वो कैरेक्टर शो ना करे तो एक तो है कि इसमें कोई शक नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है और वो सब वो किसी भी लम्हे जो अभी उन्होंने की कि जब उनको हुकूमत का मौका मिल जाता है तो नवाज शरीफ साहब ने भी बदतरीन गवर्नेंस की मिसालें कायम कर दी, अपनी काबीना का इजलास नहीं बुला रहे हैं, ना फिर वो डेमोक्रेट होते हैं ना उनको पार्टी याद होती है। जरदारी साहब को मौका मिले तो उनकी हुकूमत भी बैड गवर्नेंस की बलदियाती इलेक्शन कोई नहीं करवाता। अच्छा सर, फिर छोड़ ये दो वाली बाकी सब सारी चीजों को। चीजें, लेकिन एक हमें ये भी देखना चाहिए कि देखिए इस दुनिया में हम क्विकली ताकि फिर मैं जो प्रोग्राम को wrap up भी यानी करूं। जमीनी हकायक की बुनियाद पे आपको चलना पड़ता है। हम भी मसलन मैं अपने लिए जो रियायत इस वक्त मैं ठीक। अपनी ज़मीर और उसके मुताबिक सहाफत नहीं कर सकता, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक चलता हूँ। तो जब मैं जो रियायत अपने लिए मांगता हूँ तो फिर वो किसी हद तक हमें सियासतदानों को भी, और दूसरा इसमें दूसरे वैसे भी फरीक का last भी, comment की तरफ मसलन आ डॉन रही थी। लीग्स पे क्विकली जरा हम please, इसका because तो मुझे जिक्र wrap up करना करते है फिर हैं, प्रोग्राम। लेकिन किसने उस एक मसनूई डॉन लीग को बनाया वो नहीं होता। हम मेमो गेट का जिक्र करते हैं लेकिन किसने उसको एक मसनूई चीज बना दिया वो दूसरी पार्टी का हमारी मजमूई तौर पर सोसाइटी में भी जिक्र नहीं होता। तो इसलिए फिर सियासतदान भी बाज़ औक़ात उन्होंने भी तो सर्वाइव करना होता है ना। ठीक, काशिफ साहब देखिए सिर्फ ये मसला ग्राउंड रियलिटी, वी एग्री विद ग्राउंड रियलिटी। को इस मुल्क की हालात हैं, इस मुल्क की कुछ रियलिटीज हैं, इस मुल्क के कुछ पावर सेंटर्स हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। सिर्फ एक सजेशन ये है कि जिस वक्त आपके पास इख्तियार होता है और मौका होता है उस वक्त आप ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक चलते हैं, जिस वक्त आपके पल्ले कुछ नहीं होता उस वक्त फिर आप आइडियलिज्म पे आ जाते फिर हैं। और अब ideologies आपके और हाथ में इनकलाबात। फर्ज करें अब जनवरी में इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, इलेक्शन हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट दोबारा हो जाए, फिर ये ग्राउंड रियलिटी, ये तकरीरें भूल जाएंगे सारे, ये मिसाक पाकिस्तान किसी को याद नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक बात। फिर ग्राउंड रियलिटी फिर कहा जाएगा कुरान और हदीस तो नहीं होते मुआहदे। ये 2 साल में मैं माफी चाहता हूँ, ये 2 साल में नून लीग और अवैध पीपल्स फैसला। पार्टी की सियासत का खुलासा क्या था? वो ये पैगाम था कि जी आपकी खिदमत हम इमरान खान से अच्छा कर सकते हैं, हमें मौका दे दें। मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड द प्रेजेंट रिजीम जो तहरीक इंसाफ की है। And you और see no उसके danger अंदर for Imran Khan? उसके अंदर नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक। अगर वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे वो एक ठीक। अलग बात है, लेकिन और अपनी गवर्नेंस और ठीक। डिलीवरी उनको करनी है, जाहिर ठीक। बात है। लेकिन अपोजिशन में मुझे वो दम नहीं लगता, और अपोजिशन इस वक्त ठीक मुझे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और अपना आखिरी पत्ता खेलना चाह रहा है। और जरदारी साहब जो हैं, जो मेरी इत्तला है, इस्तीफों पर बिल्कुल राजी नहीं है पीपल्स पार्टी वाले। नून लीग का नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की 2 दफा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो हुई थी उसके अंदर इस्तीफों की बात हुई थी, और जिस तरह काशिफ बता रहे थे कि उसमें हो सकता है कंसेंसस हो, तो मैं समझता हूं कि जब तक वो दे हैव टू बैक इट अप विद देयर एक्ट्स कि वो वाकई में आइडियलिज्म टाइम बिल्कुल की खत्म हो गया मेरे तरफ पास। जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, काशिफ वासी साहब, सलीम साफी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow। अल्लाह हाफिज।